हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका एंड क्लास 9th साइंस। ये इसका सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी थॉमसन मॉडल और जो उसकी ड्रॉबैक थी, रदरफोर्ड मॉडल उसकी ड्रॉबैक, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम बोर एटॉमिक मॉडल है, आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये हमारे इस पार्ट के टॉपिक रहेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जब ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो इनके अंदर से क्या होता है, इनके अंदर से एनर्जी जो है वो लूज होती है ना। एनर्जी क्या करेगी, निकलती रहेगी। अब जब एनर्जी निकलती है तो क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है और एट लास्ट क्या हो सकता है, एट लास्ट हो सकता है कि ये आके और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर गिर जाएगा। अब ये इसके ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका इसका जो है कॉलिजन होने से जो एटम है वो क्या हो जाता है, एटम वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब और ये पॉसिबल नहीं है, अगर एटम अनस्टेबल हो गया इट मींस जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं, मैटर है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, उसकी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि ऐसा तो नहीं है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें क्या हैं, वो स्टेबल हैं। So to overcome drawback of Rutherford model, Neil Bohr in 1912 proposed modified model of structure of atom। तो जो है इसकी जो ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड मॉडल की, उनसे बाहर निकलने के लिए आप कह सकते हो, या उसके रेफरेंस में जो नेल्स बोर ने इंप्रूवमेंट दी, मॉडिफाइड मॉडल दिया, वो मॉडल था। और उसमें क्या अजम्पशन थी, that is only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। कि एटम के अंदर जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, क्या है भाई, ऑर्बिट्स हैं। जिन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि सन है, सन के चारों ओर जो प्लेनेट हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक प्लेनेट दूसरे जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो है चला जाता है, ऐसा नहीं होता। वो अपने अपने ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह और जो बोर्स मॉडल है वो हमें क्या बताता है, उसकी क्या अजम्पशन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और रिवॉल्व करते हुए वो रेडिएट एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी उनमें से किसी तरह की एनर्जी जो है वो लूज नहीं होती है, रेडिएट नहीं होती है। Energy is emitted or absorbed by an atom only when an electron move from one orbit to another। और जो एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो तभी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ये क्या है, दीज आर द शेल्स, जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 यानी के शेल है, एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल शेल है, एन की वैल्यू 3 है तो एम शेल है, ऐसे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है हमारी फर्स्ट शेल है, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे हो जाएंगे। दीज आर द एनर्जी लेवल इन एटम। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है और अगर ये एनर्जी जो है क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इसके अंदर से एनर्जी निकल जाती है, तो क्या होगा, ये यहाँ से जंप करके लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। और अगर अब एक कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है और उसको हम एनर्जी क्या देते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, तो क्या होगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा और वहां पे अनस्टेबल होकर जो है ये क्या होगा, दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। क्योंकि इस वाले जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी लेवल कम है और इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अगर चेंज होता है तो ही वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। ये अप्रोच थी बोर्स मॉडल की। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी एक एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उस एटम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो है, यानी हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और साथ साथ एटॉमिक नंबर हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी लिख सकते हैं। लेकिन किस केस में, न्यूट्रल एटम के केस में। अगर हमारा एटम न्यूट्रल है
तो ही हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर चेंज होता है इट मींस क्या है कि एटम जो है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का नंबर 6 है। अब अगर मैं 6 की बजाय 7 की बात करूंगी तो मैं कार्बन की बात नहीं करूंगी, अब मैं नाइट्रोजन की बात करूंगी। ऑक्सीजन के लिए 8 की बात करेंगे, फ्लोरीन के लिए 9 की बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर एन न्यूट्रल एटम नंबर द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहते हैं। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट देखिए मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, हमने जो है रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा था कि टोटल मास जो है वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसीलिए उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी अब जो एक एटम है उसका जो टोटल मास है वो कहाँ रिजाइड कर रहा है, वो रिजाइड कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी रहेंगे। सो मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो इट इज डिनोटेड बाय ए। अब ये मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं और यू कैन राइट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर हमें किसी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एलिमेंट जो भी होगा उसका सिंबल लिख के और नीचे जो है हम लिखेंगे उसके अंदर कितना एटॉमिक नंबर है और कितना उसका एटॉमिक मास है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं 13 जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 27 मास नंबर है। सो और इस मास नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम मास नंबर में से जो है प्रोटॉन घटा दें तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये हमारे पास एक एलिमेंट दिया गया है, इसके अंदर अगर हम प्रोटॉन की संख्या के बारे में बात करें तो कितना है 17। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास दिया हुआ है 35। अगर ए में से 35 में से हम 17 माइनस कर दें यानी 35 माइनस 17 तो 18 जो है वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। इसी तरह सोडियम है, प्रोटॉन तो 11 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने हैं तो क्या करेंगे हम 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना आ जाएगा, 12 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है जो आप इजीली देख सकते हो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरियस सेल्स में कैसे होगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल इज डन इन अकॉर्डिंग्स टू बोर-बरी स्कीम। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वेरियस सेल्स में वो होगा बोर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग। तो बोर-बरी जो स्कीम है वो क्या है, तो दिस स्कीम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इस स्कीम को हम किस तरह से समराइज कर सकते हैं। सो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डन अकॉर्डिंग्स विद 2n²। तो फॉर्मूला रहेगा 2n²। इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन सी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो k शेल में हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 जो है यहाँ पे रख देंगे, 2n² है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now.
सेकंड सेल में यहाँ पे अगर हम देखें तो 2n² है, n की वैल्यू रख दी हमने 2, यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के लिए 2n², n की जगह पे हम रखेंगे थर्ड, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये हमारे पास 18 मैक्सिमम होंगे। इसी तरह 2n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 32, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 रह सकते हैं, ठीक है। द आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे सबसे आप कह सकते हो सबसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 8 ही हो सकते हैं, थर्ड वन में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अगर हम कैल्शियम का यहाँ पे एग्जाम्पल लें, ठीक है, देखिए कैल्शियम का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, तो 20 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, के शेल में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, एल शेल में 8, एम में भी 8 रहेंगे और एन में 2 रहेंगे, ठीक है, यानी 2 8 8 2। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 2 8 10, तो ये चीज जो है क्या होगी गलत हो जाएगी, क्योंकि इस वाली शेल में एम शेल में हम तब तक जो है 8 ही रखेंगे जब तक कि कुल हमें 18 ना मिल जाए, ठीक है। जो एम शेल है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये अप टू 18 इलेक्ट्रॉन कर सकती है, बेशक कर सकती है, लेकिन जब तक 18 होते नहीं है तब तक हम इसमें 8 ही रखेंगे और बाकी के हम एन शेल में ले जाएंगे, जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर गए। सो द वी कैन से कि द आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द पेनल्टीमेट शेल कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन unless the preceding anti-penultimate shell is completely obeying 2n² rule, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि हम तब तक 8 रखेंगे जब तक कि हमारे पास क्या नहीं हो जाते 18 नहीं हो जाते, बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन हम लास्ट वाली शेल में डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक कि 19 दिया गया है, तो 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखो 2 8, ठीक है, 8 और क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 2 8 9 लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास 8 अवेलेबल है तो पहले हम 8 यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम है 13 होता है, 2 8 3 हो जाएगा। फ्लोरीन होता है 2 7 हो जाएगा, 9 होता है ना। नियोन का 10 होता है, तो ये तो इनर्ट गैस हो गई, 2 8 हो जाएगा और सोडियम का 2 8 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक टेबल दी गई है बच्चों, इस टेबल में आपको देखो कैसे दिया गया है, टेबल में आपको यहाँ पे पार्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, और इन पार्टिकल के सामने आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, जैसे कि ये आपको लर्न करने हैं 20 तक हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ये सारे आपको लर्न करने हैं। इसमें आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर भी सीरीज में है, तो आपको ये याद करने हैं अप टू 20। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन यही रहेगा एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस या माइनस दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बच्चों ले भी सकता है एक और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो H प्लस और H माइनस दोनों तरह से ये जो एग्जिस्ट करता है। हीलियम में 2 8 पूरे हैं तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 1, इसकी वैलेंसी 0 रहेगी। लिथियम में अगर हम देखें तो 2 और 1, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इस शेल में कितने पूरे करने हैं इसको, इस शेल में 8 पूरे करने हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसी में 1 प्लस इसकी वैलेंसी रहेगी, इसमें 2 प्लस हो जाएगी, इसमें 3 प्लस, इसमें 4 प्लस हो जाएगी। अब 5 है, अब देखो 5 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट अपना इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसको 3 और मिल जाए तो ये एलिमेंट जो है ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये 3 लेने की टेंडेंसी है इसकी और 3 नेगेटिव आ जाएगा। 6 है तो 2 नेगेटिव, 7 है तो 1 नेगेटिव, 8 है तो 0 आ जाएगा। क्लियर। 8 में तो क्या है कि पूरा जो है वो कंप्लीट फील्ड है। इसी तरह वैलेंसी जो है वो क्या कर रही है, एक बार तो जैसे अगर हम देखें तो इंक्रीज कर गई 4 प्लस के बाद फिर से डिक्रीज कर गई, तो इनको 8 में से जब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 हैं तो वैलेंसी 1 से 4 ही रहेगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं जो लास्ट शेल में होते हैं,
और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से 8 तक है तो 8 में से जितना भी है उतना हम माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगी, उसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है कैसे है देखिए, From Borbori sequence, we know that maximum number of electron which can be accommodated in an outer shell is 8. ठीक है, तो every element tend to have 8 electron in its outermost shell. In achieving 8 electron, an atom can either gain electron or lose electron. तो हर एक एटम जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है और अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और वो गेन भी कर सकता है। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा आउटरमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। So the number of electron lost or gained by an element in achieving 8 determine its valency. तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोई एटम लोस्ट करता है, गेन करता है या शेयर करता है किसी के साथ, जैसे कार्बन 4 के साथ शेयर करता है, तो वो क्या कहलाती है उसकी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए कार्बन का 6 है तो 2 4, इसकी वैलेंसी 4 हो गई क्योंकि इसको 4 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 8 में से 6 गए 2 हो जाएगी, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 8 गया 0। इसकी वैलेंसी 1 रहेगी क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी 2 रहेगी, इसकी भी 2 रहेगी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, दीज एलिमेंट्स लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जैसे ये है ना लिथियम, तो लिथियम का क्या होता है, लिथियम का तो 2 और 1 होता है, तो ये 1 लूज करेगा ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ये ऑक्टेट तो इसका हो नहीं सकता, इसका क्या होगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन एक जो है लूज कर सकता है, ले भी सकता है। ये क्या 0 हो जाएगी, ये 1 देने की टेंडेंसी रखेगा तो 1 प्लस, ये देने की टेंडेंसी रखेगा 2 प्लस। ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इसकी वैलेंसी रहेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ये जो है एक ही एलिमेंट के जो क्या है एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप हाइड्रोजन और क्लोरीन है। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये आइसोटोप है जिसको इसको हम कहते हैं बच्चों 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम, जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता। दूसरा है ड्यूटीरियम, ठीक है, दूसरा ड्यूटीरियम हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा ट्रीटियम। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसके अंदर एटॉमिक मास तो इनका जो है डिफरेंट है 1 2 3 और एटॉमिक नंबर जो है तीनों का सेम है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम समझे तो क्लोरीन का एग्जांपल है, क्लोरीन जो है 17 होगा दोनों में और इसका एटॉमिक मास 35 और इसका 37 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब हम बात करते हैं यूज क्या है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी यूज आइसोटोप्स के। तो यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम किया जाता है। दूसरा आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा आयोडीन जो आइसोटोप है उसका ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में यूज किया जाता है, गोइटर जो डिजीज हो जाती है, ठीक है, उसका फिर जो आयोडीन है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 का यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जैसे कि अब हमारे पास देखिए क्लोरीन 2 थी, एक था 1735 और क्लोरीन 1737। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम स्टैंडर्ड कौन सा लेंगे इसमें से, 35 वाला लें या 37 वाला लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलेगी, जो प्योर क्लोरीन है उसके अंदर 75% क्लोरीन तो होता है क्लोरीन 35 और 25% होता है क्लोरीन 37। ठीक है, अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, 75% ये और 25% ये।
तो 75 बटे में 100 डिवाइड इनटू में ये 35 वाला है तो 35 लिख दिया, ये जो है 37 वाला है तो यहाँ पे 37 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने इनको कट किया सारों को, तो हमारे पास जो आंसर आया 35.5, यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास जो लिया जाता है वो लिया जाता है 35.5 U। ठीक है, 35.5 U लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आइसोबार्स का। आइसोबार्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इनका डिफर करता है, एंड दीज आर कॉल्ड द आइसोबार्स। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल लेंगे, कैल्शियम है, कैल्शियम में 20 इसका एटॉमिक नंबर है और 40 क्या है इसका एटॉमिक मास है। इसी तरह इसका पेयर हम देखें, आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास सेम है। तो जिसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो सेम हो, एटॉमिक नंबर वो डिफर हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइसोबार्स का पेयर कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। इसमें जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ से आप नहीं दोगे, इसमें 23 होता है तो ये नहीं लिखोगे आप, ये एग्जाम्पल करोगे कैल्शियम एंड आर्गन का। तो ये थी आपकी आज की बच्चों वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 4 अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।